सब पॉइंट लिखा है कार्य किसे कहते हैं, इसके मात्रक को बताओ। कार्य क्या है भाई, कार्य करने की क्षमता। देखो लिखा हुआ कार्य क्या है, तो आंसर करना है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है तो उसे कार्य कहते हैं। इसको आप बना के भी लिख सकते हो। जैसे देखो आपको बनाना कैसे है, ऐसे लिखना है कि जब किसी वस्तु पर अपना हम बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। मतलब जैसे मान लिया हमने तखत है कोई, तखत पर मैंने बल लगाया और तखत खिसक गया, यानी कि विस्थापित हो गया, एक स्थान से दूसरे स्थान चला गया, तो इसे ही हम कार्य कहते हैं। वही लिखना है, चाहे अपने बना के लिख दो, चाहे तो ये लिख दो कि जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाता है तो इस क्रिया को कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य का जो मतलब मात्रक होता है वो जूल होता है। देखो मात्रक जूल है ना, क्योंकि मात्रक बहुत जरूरी होता है। कार्य क्या है, शक्ति वो क्या है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और भी क्वेश्चन दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं आपको आंसर से बताऊंगा। जी हाँ, चलिए बाकी तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, कभी कभी 2 या 3 नंबर पूछता है। आंसर क्या लिखना है, किलोवाट घंटा यानी KWH, किलोवाट घंटा ऊर्जा का एक मात्रक है जो जूल, कार्य या ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, इनके बीच संबंध क्या होता है। अगर कोई पूछता है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है तो क्या बताओगे, 3.6 × 10⁻6 जूल। जी हाँ, अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ क्वेश्चन कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं इसको समझाना चाहूँगा। किलोवाट घंटा जो है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता सकता हूँ, ऊर्जा का एक मात्रक है, जो मतलब ऊर्जा का एक मात्रक है इसका, और ऊर्जा का एक मात्रक है, और जूल, कार्य या ऊर्जा को ऐसा ही मात्रक है। इनके बीच का संबंध जैसा कि मैंने बता दिया। ठीक है, तो चलिए बिना देरी से किए हुए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। देखो बहुत बच्चे हमने देखा है कानपुर कॉलेज में क्या करते हैं पता है, वो पढ़ाई के लिए घर से आते हैं लेकिन यहाँ पर लड़कीबाजी करने लगते हैं। देखो थोड़ी बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। तो मेरे भाई लड़कीबाजी मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है। हमने कानपुर कॉलेज में बहुत देखा है ऐसे लड़के जो पढ़ने के लिए आते हैं, अच्छा खासा तेज रहते हैं, वो लड़कीबाजी में पड़ जाते हैं। प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, मेरा कहना समझ लो, मनीष भाई का कहना है कि यार इस सब में मत करो, कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ी सी चंद खुशी के लिए ज़िंदगी बर्बाद मत करो। बहुत लड़कियां तुम्हें फ्रेंड बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि मुझे वो लड़कियां इन्वाइट की कि भाई मेरा फ्रेंड बन जाओ, लेकिन मैंने क्यों मना किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं अपनी वीडियो में बिजी रहता हूँ। तुम लोग भी कोई ऐसा काम पकड़ लो जो है ना बिजी रहो। मेरे भाई पैसा कमाने में ध्यान दो, माता पिता के आंखों में आंसू ना आने दो, ठीक, उस पर ध्यान दो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अगर तुम्हारे पास पैसा है तो हर खुशी तुम्हारे पास कदमों में आ जाएगी। इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दो, जिस काम के लिए हो उस काम पर जरूर फोकस करो। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा कहना था, अपने भाई का कहना मान लो, क्योंकि यार तुम ही हो, तुम्हारे घर का तुम ही सब कुछ हो। ये मत सोचो कि घर से पैसा आ रहा तो बस हम बहुत बड़े यहाँ अंग्रेजी बने हैं। ठीक है, नहीं मेरे भाई, तुम ही हो तो तुम्हें थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करते हैं ना, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक हो गया और फिजिक्स केमिस्ट्री इस सब में बैक ज़्यादा लगती है। बैक बचाओ, पॉलिटेक्निक के साथ साथ कुछ और भी करो, क्योंकि पॉलिटेक्निक ही तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। एसएससी की तैयारी, एयरफोर्स तैयारी करो, नेवी की तैयारी करो। हम लोग खुद क्या एसएससी की तैयारी करते हैं, हमें पता है पॉलिटेक्निक का कितना स्कोप है ना। इसलिए कोई मतलब कि अलग पढ़ाई करो और लड़कीबाजी ना पढ़ो, है ना। शुद्धता रखो, पूजा पाठ करो, इससे आपको फ़ायदा होगा। मेरा कहना मान लो, हाथ जोड़ के निवेदन है। चलिए कोई बात नहीं, जितना समझाना था समझा दिया अपने भाई के नाते। बट बात करता हूँ टॉपिक पर। लिखा क्या है, अगर बात पसंद आई होगी ना तो कमेंट कर देना कि सर सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। कार्य ऊर्जा प्रमेय को उल्लेख कीजिए तथा इसका सिद्ध कीजिए। देखो हेडिंग क्या डालना है, कार्य ऊर्जा प्रमेय यानी कि वर्क एनर्जी एंड थ्योरम। जी हाँ, प्रमेय को बोलते हैं थ्योरम। देखो आंसर क्या हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, कुल कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गणितीय रूप में अगर बात की जाए, इस प्रकार अगर बात की मतलब गणितीय रूप में बात की जाए तो W बराबर हो जाएगा डेल्टा के, और डेल्टा के बराबर क्या होता है KF, यानी कि डेल्टा के बराबर क्या होता है तो डेल्टा के बराबर होता है KF माइनस KI। जी हाँ, KI ये होता है आपका। ठीक है, वही नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है कि W बराबर क्या होता है डेल्टा के, और डेल्टा के बराबर क्या होता है, मतलब जो डेल्टा के बराबर क्या होता है ना, KF होता है और माइनस KI। जी हाँ, तो ये था आपका कार्य ऊर्जा प्रमेय का मैंने परिभाषा बता दिया। ये बताना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर W क्या है, तो W आपका क्या है, कुल कार्य है, यानी कितना कार्य किया गया है वो है। और डेल्टा के है तो डेल्टा के आपका क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को हमेशा के से ही लिखते हैं। और KF माइनस KI क्या है, तो के आपको बोलते हैं क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा। इस पर एक न्यूमेरिकल आता है। और KI क्या है, ये आपका प्रारंभिक ऊर्जा है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, वो आपका गतिज ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा डेल्टा के बराबर होता है। और डेल्टा के किसके बराबर होता है कुल कार्य के। इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं बता सकता हूँ। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, और अपना साथ ही साथ पढ़ाई भी करते रहिए और स्कॉलरशिप के फॉर्म भी देखते रहिए। ठीक है, चलिए हमरा की प्रमेय की उत्पत्ति। देखो पहला स्टेप कर लेना, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार माना m द्रव्यमान का एक वस्तु
पर एक स्थिर बल F लगाया जाता है जिसमें ए त्वरण उत्पन्न होता है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार F बराबर ma। जी हाँ, अब इसके बाद कितना है गति का जो है तीसरा नियम क्या है, तीसरा समीकरण स्टेप 2 यानी कि गति के तीसरा समीकरण क्या है, मानव वस्तु का प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v है और है ना, और बल के कारण वस्तु s दूरी तय करती है। गति के तीसरे समीकरण क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, 2s इधर ले आना है, इधर तो क्या था मतलब v स्क्वायर इधर आ गया और माइनस के u स्क्वायर है ना, मतलब कि पक्षांतर करते गया यानी कि बराबर के इधर लाओगे तो माइनस हो गया। ठीक है, चलिए क्या है देखो इधर v स्क्वायर इधर ले आए बराबर के, तो u स्क्वायर प्लस 2as हो गया यानी कि जैसे क्या था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as है ना, जैसे कि ऐसे मान लो है कोई चीज़। तो हमें करना क्या है, इसको हमें ध्यान देना है, इधर हमें यही करना है कि v स्क्वायर हमने रोक लिया, बोलो हाँ, इधर u स्क्वायर इधर ले आए बराबर इधर लाओगे तो प्लस होगा तो u स्क्वायर प्लस 2s। अब इधर करना क्या है, 2s इधर ले आए, ठीक है, इधर लिख दिया v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर u स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से करना क्या है, इसमें से मैं कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल और सरल मैंने बताने जा रहा हूँ। देखो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर थोड़ा दिमाग को लॉजिकल लगाना है। लॉजिकल क्या है, यहाँ पर हमने देखो 2 और s नीचे भेज दिया, ए को हमने रोक लिया। ठीक है, तो ए को जब रोकोगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2as। ये क्या था आपका, ये था आपका तीसरा मतलब दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप क्या मतलब स्टेप में क्या आता है कि कार की गणना। जी हाँ, इसमें क्या करना होगा, देखो कार की परिभाषा के अनुसार W बराबर F इंटू एस, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड F और A का मान रखने पर। जी हाँ, तो W बराबर क्या हो जाएगा MAS हो जाएगा, यानी कि W बराबर M हो जाएगा। एक मान कितना अभी निकाले हो, ऊपर जस्ट निकालना ना, एक मान नहीं पता यार, अभी आपने एक मान निकाला है, अभी आपने एक मान यही तो निकाले ना, तो यही मान वहाँ रख देना है। मान आपने कितना रख दिया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2s और s तो आपका ऑलरेडी पीछे आई है ना। अब देखो यहाँ से s और s कैंसिल, बोलो हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बाहर, 2 जगह बाहर m हो जाएगा, अंदर क्या बचा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, समझियो ना। अब देखो w का हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा, 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए और देखते हैं, यहाँ पर मेन स्टेप आ गया, किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। क्या लिखा है, वस्तु का किया गया कार्य यानी कि कुल ऊर्जा यानी कि W जो किया गया कार्य है, वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी KF माइनस KI है ना, बराबर होता है। तो वही लिखा है KF बराबर क्या होता है 1/2 MV स्क्वायर, जैसा कि अभी आपने यह निकाला है। देखो जैसा कि अभी आपने यह निकाला नहीं, तो 1/2 MV स्क्वायर, ये KF हो जाएगा, ये KI हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ जहाँ KF बराबर 1/2 MV स्क्वायर और KI बराबर हो जाएगा 1/2 MU स्क्वायर। जी हाँ, तो ये आपका एक केवल एकलौता क्वेश्चन था जो चौथा नंबर कंप्लीट। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया कि है ना, कार्य ऊर्जा पर मैं उल्लेख कीजिए, तो आपको तीनों समीकरण लिखना होगा, ऐसे ही आपको परिभाषित करना होगा। इससे आपको छोटा नहीं लिखना होगा, इतना ही आप लिखोगे तभी आप पूरा नंबर 8 नंबर में आता है। ठीक, कभी कभी तो 8 कभी कभी 5 ऐसे नंबर में आता है, इससे नीचे नहीं आएगा जब तीनों पूछेगा समीकरण। ठीक है, ऐसे ही आपको परिभाषित करना होगा, इसको परिभाषित करना होगा। वही तो लिखा है गणितीय रूप में है ना, इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, तो इसको व्यक्त करना होगा। चलिए भाई, सीमांत वेग क्या है, इसके सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। सीमांत वेग की परिभाषा क्या हो जाएगा, जब कोई वस्तु किसी सामान्य द्रव पर गिरती है तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं। जी हाँ, जब कोई वस्तु किसी सामान्य द्रव पर गिरती है तो उस पर 3 बल कार्य करते हैं। जैसा कि पहला का यहाँ क्या लिखा है, वस्तु का भार W जो है नीचे की ओर कार्य करता है, उत्प्लवन बल यानी FB जो ऊपर की ओर कार्य करता है। ठीक है, तीसरा बल क्या है, यानी कैसे बोलते हैं सामान्य बल यानी FV जो वस्तु की गति के विपरीत ऊपर की ओर कार्य करता है। जी हाँ, इतना आपको लिख देना है। ठीक है, चलिए सामान्य बल FV जो वस्तु की गति की है ना, गति के विपरीत ऊपर की ओर कार्य करता है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसका वेग बढ़ता रहता है। जैसे मान लिया ऊपर से कोई सेब गिर रहा है तो उसका नीचे का वेग बढ़ता रहता है और सामान्य बल भी बढ़ता है। एक निश्चित समय बाद वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल शून्य हो जाता है और एक स्थिर वेग से गिरने लगती है। इसी स्थिर वेग को सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग की यही परिभाषा है। ठीक है, इससे थोड़ा सा भी कोई मतलब कि छोटा सा ना लिखना, क्योंकि जब मैं जितना छोटा करना चाहता मैंने कर रखे दिखा रहा हूँ तुमको। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीमांत वेग कार्य ऊर्जा प्रमेय वाला, तो बहुत इंपॉर्टेंट यार, सच बता रहा हूँ। चलिए, अब सीमांत वेग का सूत्र जो है उसका व्युत्पन्न करना है, यानी कि उसको अभी मतलब कि वो क्या करना है, डेरिवेशन करना है। सीमांत वेग का जो सूत्र उसका व्युत्पन्न करना है। जैसे कि मान लीजिए R कोई त्रिज्या है, एक गोलाकार वस्तु रो घनत्व वाले सामान्य द्रव में गिर रही है, तो द्रव का जो घनत्व है मेरे भाई, द्रव घनत्व क्या है ना, मतलब रो L है और सामान्यता गुणांक N है ना। तो वस्तु पर लगने वाला बल का हो जाएगा, वस्तु को बाहर हो जाएगा W बराबर mg जो कि 4/3 πr³ है ना, रो g। उत्प्लवन बल FV बराबर हो जाएगा
3 पाई आर क्यूब एफ बटे जी FL G। ठीक है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप कॉपी पे नोट नहीं करोगे ध्यान से। वस्तु भाग कितना है W बराबर mg। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब है ना, इधर का हो जाएगा रो जी, उत्प्लवन बल तो वही चीज़ें है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना स्टोक्स के नियम। जी हाँ, स्टोक का नियम क्या कहता है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। स्टोक के नियम के अनुसार सैन्य बल यानी FB बराबर करता है 6 पाई N है ना RV। ये क्या होता है, स्टोक का नियम। तो यहाँ कहना है कि जब वस्तु सीमांत वेग y से गति करता है तो शुद्ध बल क्या हो जाएगा, शुद्ध बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब वस्तु सीमांत वेग से vt से गति करती है तो शुद्ध बल शून्य हो जाता है, यानी कि W बराबर हो जाएगा FB प्लस FV। जी हाँ, W का मान जो कि ऑलरेडी पता है 4/3 पाई आर क्यूब रो जी बराबर FB का मान कितना है, अभी ऊपर आपने पढ़ा 4/3 पाई आर क्यूब PLG प्लस FV की जगह बताना कैसे आगे चाहिए, तो ये आपका स्टोक का नियम। जी हाँ, जो कि स्टोक का नियम क्या कहता है, FV बराबर कहता है 6 पाई N RV। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ क्या देना है, V और T लेना है, क्योंकि यहाँ पर सीमांत वेग क्या लेके चल रहे हो, VT लेके चल रहे हो, यहाँ T कर देना है। देखो इसको आपको इधर लेके आना है। ठीक है, तो इधर ले आया मेरे भाई, वैसे सेम लाना है। ठीक है, यहाँ पर चलिए, तो यहाँ जी जब इसको इधर लाओगे तो यहाँ पर एक माइनस आएगा और माइनस हो जाएगा गुणा। जब माइनस हो जाएगा गुणा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात इतना है बस, यहाँ पे ये ऐसा ही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर PL लिखा ना, यहाँ PL पीछे होगा बस, इसी वजह से माइनस यहाँ लगा, इधर हो गया, इसीलिए यहाँ से माइनस हट गया। ठीक, यहाँ इसलिए माइनस हट गया क्योंकि इधर यहाँ PL पीछे हो जाएगा, PL जो इधर आना चाहिए पीछे, जो कि आगे हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे, थोड़ा सा रफ कार कर रहे हो समझ में आ जाएगा। इधर क्या लिखा है, UT आपने इधर रोक लिया केवल, बाकी सबके नीचे हमने 6 पाई N R भेज दिया। ठीक है भाई, इसमें से हमने क्या किया, 4/3 पाई आर क्यूब और जी हमने काम बाहर कर लिया और रो माइनस रो एल बचा। ठीक है, VT जो है, VT बराबर का जगह, इससे आप देखो 3 दूनी हो जाएगा 6 और 2 दूना हो जाएगा 4। ठीक है, 2 हो जाएगा 4, तो काट पिट गया तो 2R है ना, और फिर यहाँ से R है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ से क्या कट रहा है, देखो यहाँ से कोई चीज़ कट रहा है, R से R कैंसिल एक, तो क्या बचा R²G। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तो R²G और है ना, अब जो है मतलब मुंडावा P माइनस मुंडावा L PL बटे 4 है ना, सॉरी N9। ठीक, इतना आपका बचा। यही आपका सीमांत वेग का सूत्र होता है, VT बराबर 2R²G है ना, रो माइनस रो 1 बटे N है ना, ये आपका 9N। इतना आपका आंसर निकल के आया है, ये आपका सीमांत वेग है। अगर आपका सीमांत वेग अगर पढ़ाएगा कॉलेज में तो आप तैयार कर लेना, क्योंकि कई जगह कॉलेजों में ना बताया जाता है कि इसको नहीं आता है, लेकिन कानपुर कॉलेज में पढ़ाया गया है तो मैंने बताना चाहूँगा। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। जी हाँ, स्टेप और लिखना है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा को न तो बनाया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है। ऐसे लिखना अपनी भाषा में, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जाता है, न तो उत्पन्न किया जाता है, बल्कि यह एक दूसरे द्वारा रूपांतर किया जाता है। ये तो अपनी भाषा में गया, लेकिन देखो इसमें क्या लिखा, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जी हाँ, अब ऊर्जा संरक्षण आपने लिख दिया है ना, सिद्धांत लिख दिया, इसका उदाहरण भी तो लिखना है। हाँ, देखो एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए ऊर्जा का संरक्षण का होता है, ऊर्जा का संरक्षण होता है। ठीक है, जब वस्तु सबसे ऊंचाई पर होती है तो उसमें अधिकतम स्थिर ऊर्जा mgh होती है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है उसकी स्थिर ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है ना। इसी पूरी प्रक्रिया में स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी कुल यांत्रिक है ना स्थिर रहता है, जो ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत दर्शाता है। ये आपको इसका उदाहरण हो गया। जी हाँ।